ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो उसमें एक चेंज होगी, उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, ये जो अभी बीच में केस चल रहा है बॉल टैंपरिंग का, इसके बारे में देखिए, इंग्लैंड वाले तो कहते हैं कि जनाब ये बिल्कुल हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, मगर जब ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगता है तो ब्रिटिश प्रेस जो है वो गैंग अप कर लेता है और पाकिस्तान को अटैक करता है। आज जब मैंने इंटरव्यू पढ़ा इंग्लैंड के कप्तान को तो उसने कहा देखें रूट तो गेंद साफ कर रहा था, पॉलिश कर रहा था, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए और अभी ये अंडरवे नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं है इस बारे में। और शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम ने इसको चैलेंज भी नहीं किया। क्यों आखिर हमारा, मुझे लगता है मोराल इतना डाउन हो जाता है कि उसके बाद हम इन चीजों को देखते ही नहीं है। लेकिन आप इसको जरा पॉजिटिव ले लेना, हम इनफैक्ट किसी के ऊपर बगैर किसी वजह से इल्जाम नहीं देते। इल्जाम हमारे ऊपर जो कुछ हमारे ऊपर जो कुछ इल्जामात लगे, मेरा ख्याल है वो इस वजह से थे कि उस वक्त दुनिया की बेस्ट फास्ट बॉलिंग हमारी थी। बिल्कुल, अब वो किसी न किसी तरीके से तुमने हमें अंडर प्रेशर लाना है। मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि अभी 14 अगस्त है आ रहा है, और जब रोशन नामों की मैं यहाँ पर बात करती हूँ, किन चीज़ों से हम बहुत प्राउड है, तो हमारी क्रिकेट जैसी मर्जी हो जाए, एक ऐसी गेम है जो कि पूरी कंट्री को यूनाइट कर लेती है हमेशा, जो मर्जी हालात हो। टोटली एग्री करता हूं कि क्रिकेट एक यूनिफाइंग फैक्टर है पाकिस्तान के, बिल्कुल, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग किसी किस्म के भी हालात हो, कभी कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, कोई सीरीज हो, आप हर किसी को साथ बैठ के देखते हो, और जब आपका वो एक रूट आपको नजर आता है ना कि ये अब गिर रहा है, ये फाउंडेशन अब नहीं रही, तो बड़ा अफसोस होता है। देखिए सुंदर, मैं रेडियो भी करता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस वक्त हम टेलीफोन रिसीव करते हैं तो आप यकीन करें कि खैबर से लेके एक्चुअली कराची तक लोग जो होते हैं वो क्रिकेट में मगन होते हैं। रादर मैं तो इससे भी आगे चले जाऊं तो अफगानिस्तान से कॉलें आती हैं। अच्छा। वो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, अगर हम वर्स्ट परफॉर्मेंसेस की बात करें, मोहम्मद हफीज की जो है, इसको कहा जाता है कि अब से बड़ा पहले उसकी चेंज हो जानी चाहिए थी। हो जाए, क्या वजह है इसकी कि ये जो है अब रैंक किए जा रहे हैं एज अ वर्स्ट परफॉर्मर? देखें, बात ये कप्तान शायद ये सोचता हो कि राइट लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है, आपका एक ओपनर लेफ्ट हैंडेड है, एक राइट हैंडेड है, तो इसको जरा परसिस्ट करे, खिला के देखे, शायद हफीज स्कोर कर ले। मगर जब हफीज बिल्कुल स्कोर नहीं कर रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उसको मौका मजीद देना चाहिए, क्योंकि एक हद तक ही जो है आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसके बाद इट स्टार्ट्स टेकिंग अ टोल ऑन योर टीम। देखें, हम मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर बातचीत करते हैं इस मौजू पे, तो बड़ी देर पहले हमने ये कहा था कि देखें आप अजहर अली से ओपन करा लें, आप वन डाउन के ऊपर फिर यूनुस खान को ले आए, बड़ा डेंजरस वो भी एक। मेरी अगला सवाल ये था कि उनकी भी वर्स्ट परफॉर्मेंसेस में उनकी बैटिंग जो है वो एक बड़ा डेंजरस किस्म का स्टेप होगा, मगर एनीहाउ आपको ओपनर अच्छा करने के लिए ये स्टेप लेना पड़ेगा और आपको एक डेब्यू करानी पड़ेगी इफ्तिखार लड़के, एक्सपेक्टेड है भी, और मिडिल के अंदर आप उसको लेके आएंगे मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथन करने के लिए, प्लस वो ऑफ स्पिन भी करता है तो आपको एक एडिशनल बॉलर भी मिल जाएगा। तो इस तरह का रिस्क मेरा ख्याल है मिसबा शायद सोच रहे हैं लेने के लिए। आपको क्या लगता है आज जो है मैच स्टार्ट होने जा रहा है? देखें, अजहर अली की जिस तरह की परफॉर्मेंस इस सीरीज में रही है, देखें उसने ना सिर्फ 3 डेयर्स में स्कोर किया है, टेस्ट मैचेस में भी स्कोर किया है, तो अगरचे मैं इस हक में नहीं कि एक वन डाउन बैट्समैन से को आप उसकी पोजीशन चेंज करके एक दूसरी पोजीशन पे खिलाएं, मगर इस वक्त पाकिस्तान को मौके की नज़ाकत के मुताबिक ये करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये करना पड़ेगा। अजहर अली को आप ओपन कराएं, वो लाहौर में ओपन करता रहा है, अपने क्लब की तरफ से भी करता रहा है, उसके अलावा जहाँ जहाँ फर्स्ट क्लास खेलता रहा ओपन भी करता रहा। मेरा ख्याल कोई मुज़ायका नहीं है कि उसको ट्राई किया जाए। समी असलम की परफॉर्मेंस के बारे में शानदार, मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। हाउ मच कैन वी रिलाई ऑन वन पर्सन? नहीं, ये तो एक टीम गेम है, इसमें एक के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। आपने फिफ्थ स्टेप देखा तो हमारा, लेकिन वही है इस वक्त। देखें, हमेशा जब तक वो खड़ा था हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान ये मैच इजीली ड्रॉ कर लेगा, मैं ड्रॉ की बात करूंगा, मगर जो ही उसकी विकेट गिरी, एक खूबसूरत गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद की, गेंद अंदर आ रही थी, उससे मिस चार्ज हो गई, उसने गेंद को छोड़ा, गेंद विकेटों के अंदर आ गई। मगर बात यह है कि अगर आप 100 स्ट्रोक अच्छे खेलते हैं तो एक स्ट्रोक आपसे गलती भी हो सकती है, उसको माफ किया जा सकता है। मगर जहाँ पे लोग जिन्होंने पूरी सीरीज में कोई स्कोर नहीं किया, उनसे भी तो कुछ अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आज की अगर हम जो है पिच कंडीशन के बारे में बात करें,
देखिए जिस तरह की पहले 3 टेस्ट मैचेस में विकेट बनी है वो तो प्योर बैटिंग विकेट्स बनी है, मगर इंग्लैंड की विकेटों के अंदर एक चीज है कि वहां पे उसमें बाउंस होता है, सीमर्स भी गेंद को उछाल के करते हैं। तो मेरा ख्याल है उसी तरह की विकेट होगी जिस तरह की आपने ओल्ड ट्रैफर्ड में देखी, जिस तरह की आपने बर्मिंघम में देखी, या जिस तरह की लॉर्ड्स में देखी। विकेटें एक ही पैटर्न की बन रही हैं। तो अब तो वो 2-1 लीड पे हैं। अगर तो, ये जी सर जी आप फरमाइए। मैं कह रही हूँ कि अगर तो ये एक ही तरह की बन रही हैं तो आई थिंक अगर आपकी प्रैक्टिस ना भी हो, इतने मैच खेल के इतना एक्सपीरियंस तो हो जाता है कि अब कैसे खेलना है। जी हाँ, उसके अंदर आपकी बैटिंग जो है उसको जरा ज्यादा एहतियात के साथ खेलना पड़ेगा। आपकी बॉलिंग अटैक मेरा ख्याल है शायद वही रहे जो आपने बर्मिंघम एजबस्टन में खिलाई थी। राइट आर्म फास्ट मीडियम एक होगा जिस तरह सोहेल खान है। उसके बाद राहत के बारे में देखें, राहत आउट नहीं कर रहा। देखें हमें बॉलर चाहिए, उसकी वजह क्या है? दे आर नॉट मेंटेनिंग ए लाइन एंड लेंथ। इंग्लैंड के बॉलर्स को आपने देखा वो बैट्समैन को फोर्स करते हैं खेलने के लिए। हमारे बॉलर्स वाइड गेंदें आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आउटसाइड द लेग स्टंप करते हैं। तो हमारे बॉलर्स को भी पिच करना पड़ेगा गेंद मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप के ऊपर ताकि बैट्समैन खेलने में मजबूर हो, ताकि आउट के मौके तो मिले ना। इंग्लैंड ने ऐसे ही आउट किए हैं, आपके बैट्समैनों को मजबूर किया कि आप गलतियां करें। क्या आप गलतियां करें? आज के मैच के लिए क्या आपका जो है प्रेडिक्शन है? देखिए जिस तरह की विकेट खेल रही है उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि वंस अगेन टॉस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड व्हाट शुड वी डू इन केस वी विन? अगर हम जीतते हैं तो हमें चौथी इनिंग्स खेलने से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। मैंने शायद आपको पिछले मैच में भी जिक्र किया था कि चौथी इनिंग्स पाकिस्तान आर बैड चेजर्स। हमने ये डिसाइड किया। हमने डिसाइड किया, बिल्कुल। तो हमने क्या डिसाइड किया, हिस्ट्री ये साबित करती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो ये है कि चौथी इनिंग्स को अवॉइड करेंगे, टॉस जीतते हैं। और मेरा ख्याल है अपने बैट्समैनों को मिसबा को तबलीग करनी पड़ेगी कि भाई विकेट के ऊपर खड़े हो। आपका असल काम वहां पे है, आप जल्दी पैवेलियन आने की कोशिश ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये देखें, और यूनुस खान अगर वन डाउन पे खेलते हैं तो यूनुस खान को अपना वो स्टाइल जिसके ऊपर वो खासे उनके ऊपर तनकीद की जा चुकी है उनको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपनी जिंदगी की आखिरी टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। बिल्कुल, और आई थिंक सो आप अपने लिए नहीं तो इस वक्त मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी टीम की बेहतरी के लिए ही है जो थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेले। आपका इतना बड़ा बैट्समैन बॉलर्स को अपने ऊपर हावी कर लेता है तो नीचे वाले बैट्समैन तो वैसे ही दब जाते हैं। और जिस तरीके से वो अनकंफर्टेबल खेल रहे थे, मेरा ख्याल है हमारे भी दिल मुंह को आते थे कि ये किस तरह खेल रहे हैं, जिसको हमने बार बार कहा कि वो हॉप एंड जंप छलांग लगा के ऑफ स्टंप के बाहर आते थे और अपनी बिल्कुल विकेटों के सामने आ जाते थे। एलबीडब्ल्यू अगर पैडों पे गेंद लगे तो एलबीडब्ल्यू होने का अंदेशा था। मेरा ख्याल है कि उनको टीम को एतमाद देना चाहिए अपने तजर्बे की वजह से। सर जब आपके कोई सीनियर प्लेयर अंडर प्रेशर आ जाए तो वाकई आप वाली बात है। देखिए मिसबा ने पहले टेस्ट में सेंचुरी की, पाकिस्तान को मैच जितवाया, फिर उसने 50 भी की और अभी तक उसकी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। अगर वो एक इनिंग्स के अंदर परफॉर्म नहीं करता तो मेरा ख्याल है कि वी कैन इग्नोर दैट। मगर जब यूनुस खान ने अभी तक 30, 31, 28 इस तरह के स्कोर किए हैं तो मेरा ख्याल है अब ओवल के अंदर मौके की जरूरत यह है कि यूनुस खान should score something for Pakistan. Again, हमारी दुआएं होंगी हमारे मैच के लिए। It's so unpredictable कि हम कुछ भी नहीं कह सकते। मगर आज 3 बजे मेरा ख्याल है 2:45 बजे टॉस बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। टॉस इम्पोर्टेंट होगा। सो हम क्या दुआ करें कि हम जीते और हम जो है चेज ना करें। मिसबा ने तो आज बड़ी हौसला अफजा स्टेटमेंट दी है। उसने कहा विल गो ऑल आउट फॉर विन और हम उसके साथ हैं, हम भी दुआ करेंगे उसके लिए। मगर परफॉर्मेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक क्रिकेट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम हमेशा जो है मैं कहती हूँ एक यूनिफाइंग फैक्टर होता है, जो मर्जी हो जाए ना उम्मीद फिर भी आप लगाए रखते हैं। रेडियो के अंदर मुझे एक ऐसा तजुर्बा हुआ, हर बंदा जो क्रिकेट लवर है वो कहता है हफीज को निकाल क्यों नहीं रहा। अच्छा, ये पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक ओपिनियन है, बिल्कुल। सैडली पब्लिक ओपिनियन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट वेरी ऑफन। थैंक यू। मेरा ख्याल है आज शायद आप देखेंगे। आई होप सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज़ैदी साहब, थैंक यू सो मच। आप जो हमारे मशवरे सुन रहे हैं, हमारे साथ दुआएं जरूर करते। अब आपको ये नेकी भी करनी है और हम दोनों मिलकर शिरकत करेंगे जमीला की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खुश होने के साथ साथ बहुत बड़ी नेकी का काम है।
कैसा लग रहा है माइयों बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में कभी गुड़ियों की शादी की है? दोस्तों की गुड़िया बेटा से। और अब जब अपनी शादी हो रही तो यकीन आ रहा है कि शादी हो रही है? हाँ। खिलते खिलाते लबों पे खुशियों के गीत सजाते दुल्हन की सखियां उनकी मेहंदी लेकर आ गईं। हाँ, कबूल है। सीजन 3 कराची में रहने वाले मुस्तहिक खानदानों की बहन बेटी की खुशियों को दुगना करने के लिए उनके घर आ रहे हैं। स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर कॉल करें या दिए गए पते पर खत अरसाल करें और हमें अपनी खुशियों में शिरकत करने का मौका दें। हाँ कबूल है सीजन 3 देखिए हर जुमे की रात 9:15 पर सिर्फ ATV पर। वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग। अगर आप हमारे एड्स देख रहे हैं तो एड्स के बीच में आपको एक जो है छोटा सा टीज़र नज़र आता होगा रवां के नाम से। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये क्या है। मैं काफ़ी दिनों से इसको देख रही हूँ, हर चैनल पर देख रही हूँ और समझ नहीं आ रही है कोई मूवी है, कोई म्यूज़िक वीडियो है या कोई ड्रामा है, कोई एड है, ये क्या चीज़ है जो लॉन्च होने वाली है। इसके अंदर जो मैंने समझा है अभी तक, जो मुझे लगा है वो ये है कि हमें बहुत सारे जो है पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत मंजर नज़र आते हैं। आपको एक सूफियाना फील आती है इसके अंदर से, एक स्पिरिचुअल फील आती है। अगर आपने कभी सूफियाना कलाम पढ़ा हो तो इसका जो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक है या जो इतनी पावरफुल हिप्नोटाइजिंग नरेशन है, इससे भी आपको यही लगता है कि ये कुछ स्पिरिचुअल जर्नी की जो है वो बात हो रही है। जिस तरह ये नाम लिखा जाता है रवां, उसका अलिफ जो है वो भी ऐसे लगता है कि कोई रोड के ऊपर जो है कोई गाड़ी चल रही है, कोई चीज़ है जो फासला है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। एक जर्नी है, एक खूबसूरत सफ़र है, अपनी स्पिरिचुअल सफ़र है, अपने आप को खूब से खूब तर करने का, अपनी मंजिल जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो ढूंढने का, वहाँ पहुँचने का। क्योंकि आगे जश्न आज़ादी आ रही है और बहुत ही रेलेवेंट चीज़ें हमें उससे नज़र आ रही हैं, तो मुझे लगता है इसका भी जो है कुछ ना कुछ लेना देना उससे हो सकता है। क्योंकि जितने भी आपको मंजर नज़र आते हैं वो पाकिस्तान के हैं, जो आपको कल्चर नज़र आता है वो पाकिस्तान का है, इसके अंदर सकाफ़त जो नज़र आती है वो पाकिस्तान की है। तो एक पेट्रियाटिक सी स्पिरिट भी इसमें हमें नज़र आ रही है। इसकी अभी से मुझे इतनी एक्साइटमेंट है। अगर इसका टीज़र इतना खूबसूरत है, इसकी नरेशन, म्यूज़िक, सब कुछ सिर्फ टीज़र का इतना खूबसूरत है जो चंद सेकंड का होता है, तो आई कैन ओनली वंडर कि जब ये मूवी या ये ड्रामा या ये एड या ये म्यूज़िक वीडियो, ये जो भी है, जब आएगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मुझे तो इसका बहुत इंतज़ार है एंड आई होप कि ये जल्द से जल्द जो है रिलीज़ हो जाए और हमें नज़र आ जाए कि ये पूरी क्या चीज़ है। पर बहुत ही खूबसूरत एक ट्रेलर। अगर आपको लगता है कि ये कुछ और है तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम, सारे कैसे हैं आप लोग? मैं बता दूं हमारे साथ है मेहर अंजुम, जो प्यारी सी सिंगर जिनका मैंने जिक्र किया था, जो यहाँ पर हमारी महकती मॉर्निंग को जो है वो म्यूज़िकल मॉर्निंग बनाएंगी। हमारे साथ है इरम डीन, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत सी मॉडल है, आपको नज़र आ रही है यहाँ पे कितनी प्यारी है। और हमारे साथ है अल्बर्ट डेविड, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान यूनाइटेड क्रिश्चियन चेयरमैन है पाकिस्तान यूनाइटेड क्रिश्चियन मूवमेंट के। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है, हम लोग आज जो है माइनॉरिटीज़ डे मना रहे हैं और हमारे साथ जब सारे शिरकत करते हैं और हम लोग मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो एज यूर द चेयरमैन, ठीक है, यानी रिप्रेजेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से आज? जस्ट टू स्टार्ट विद जी, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से साना कोयटा जो हुआ, हम उसमें हम उसको कंडेम करते हैं और उन सब लोगों के साथ जिनकी जाने गई या जो ज़ख्मी हुए उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। बीइंग पाकिस्तानीज़, आई थिंक वी हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ तक माइनॉरिटी डे का ताल्लुक है, जस्ट टू ये मनाया जाता है कायदे आज़म की उस स्पीच जो उन्होंने 11 अगस्त को की थी, और मेरा उसमें एक ख़ास स्टांस है कि कायदे आज़म ने कहीं पे भी किसी को माइनॉरिटी या मेजॉरिटी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम सब आज से बराबर के पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और मैं ये समझता हूँ कि हमें आज के दिन को बजाय यौम अक़लियत मनाने के, हमें यौम मसावात के तौर पे मनाना चाहिए, जहाँ पे हम सब बराबर हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, मजहब, रंग, नस्ल, वो सब एक साइड पर। वो हमारा एक ज़ाती
मामला है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। क्या बात है, बहुत आपने खूबसूरत बात की यहाँ पर। आपने कायद की वो बात यहाँ मेंशन कर दी है, तो मैं आपके साथ जो है ये उनका जो एक कोट है जो उन्होंने कहा था जिसकी वजह से आज हम ये डे मनाते हैं वो भी शेयर करना चाहूँगी। कायद ने कहा है कि इस्लाम इंसाफ, मसावात, माकूलियत और रवादारी का हामिल है, बल्कि जो गैर मुस्लिम हमारी हिफाजत में आ जाएं उनके साथ फयाजी को भी रवा रखता है। ये लोग हमारे भाई हैं और इस रियासत में शहरियों की तरह रहेंगे। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में 2 नवंबर 1940 को जो है ये कायदे आज़म ने बयान दिया। और आज जो है हम इस पर पूरा उतरते हैं कि नहीं, ये सवाल आपने अपने आप से भी करना है, क्योंकि हम कहते तो हैं, हम बयान तो देते हैं, हम सब एक हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे, मैं किसी को यहाँ ब्लेम नहीं कर रही, इंडिविजुअल लेवल पे आपकी अपनी एक्सेप्टेंस क्या है, आपकी टॉलरेंस क्या है, आप किस तरह रवैया जो है अब क्या रवैया अपनाते हैं सबके साथ, वो भी है। ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात नहीं मैं कह रही, तो मैं जनरल क्लास सिस्टम की भी यहाँ पर बात कर रही हूँ। हमारे साथ बड़ी प्यारी सी एक सिंगर भी हैं आज। मुझे ज़रा बताइए थोड़ा सा ये कैसे गाने का शौक पैदा हुआ? Well, I started my career, honestly speaking, Sundas, I was in one class. When I sang Titanic song, at that time, you know, बच्चा अपना नाम ही मुश्किल से याद कर पाता है, तो मैंने फुल वो इंग्लिश में सॉन्ग याद कर लिया। और पीटीवी पर जब वो ऑन एयर हुआ तो सबने इतना अप्रिशिएट किया, यार ये छोटी सी बच्ची, उस टाइम मैं काफ़ी हेल्दी भी थी, गुपली बहुत अप्रिसिएशन मिला वहाँ से। और प्रोड्यूसर साहब ने भी पापा को बड़ा कन्विंस किया कि इसको इस फील्ड में आने दो, बट पापा ने उस टाइम पे कहा नहीं, इसको पहले अपनी स्टडी का लेवल कंप्लीट करने दें, इसको एक गोल अचीव करने दें, उसके बाद ये जो मर्जी करे। बिकॉज सुंदर, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है ना, तो फिर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती माशरे में। मतलब बेशक आपके पास टैलेंट भी है और एजुकेशन का मतलब ज्वेलरी नहीं है आपके पास, तो फिर वो किसी बहुत प्यारी बात की आपने, बिल्कुल कि अपने ग्राउंड्स पहले जो है आपने वो एजुकेशन से बनाने हैं, उसके बाद जो है आप जो मर्जी। एक और आर्ट्स की फील्ड से हमारे पास बड़ी प्यारी मॉडल है। आपको मॉडलिंग का शौक कब से शुरू हुआ? बस मॉडलिंग का शौक नहीं था सुंदर, ऐसा मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए था कि मुझे फैशन डिजाइनिंग कराई उन्होंने, डिजाइनर का था मामा को मैं डिजाइनर बनूं। और खुद भी मुझे बचपन से ही था कि मैं डिजाइनर बनूं। बस वो उसी को देखते थे, डिजाइनर बन के आना था रैंप पे। और साथ ही मुझे हो गया नहीं, जो कपड़े मैंने किसी को बनाने मैं खुद क्यों ना पहनूं, क्या बात है, जबरदस्त। हमें क्यों पहनाऊं किसी को, वही ना। अच्छा, इसी तरह फिर शुरू किया? बस इसी तरह मुझे फिर शौक आ गया, स्टिल्स किए, रैंप की, ये वो बस। बस उसके आगे जो है अब मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया इस चीज में। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, थोड़ा एक सीरियस सा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किस किस्म का इमेज जो है वो पोर्ट्रे करते हो आगे जो है पूरे ज़माने में। और हमारा जो इमेज है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ऑन द बैड साइड है। तो मैं आप ही की जुबानी जो है ये बात सुनना चाहूंगी कि जो हम कहते हैं कि माइनॉरिटीज आर नॉट गिवन द राइट्स दैट दे वर प्रॉमिस्ड, जो उनसे वादा किया गया था जिन हकूक का, वो नहीं मिलते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सुंदस, किसी हद तक ये बात ठीक भी है, और हम डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान में पूरे माशरे में देखते हैं। इट्स नॉट टुवर्ड्स अ सर्टेन रिलीजन, हम पूरे माशरे में देखते हैं कि एक डिस्क्रिमिनेशन है। और माइनॉरिटीज बिकॉज दे आर ऑन द लोअर एंड ऑफ द सोसाइटी, तो शायद वो उसका निशाना ज्यादा बन जाती हैं। आपको लगता है कि कोई वजह है कि दे आर स्टिल ऑन द लोअर एंड? जी बिल्कुल, इसके कई वजूहात हैं। अपॉर्चुनिटीज का फुकदान है, अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं मिलती या बराबर की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जिस तरह मिलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज में भी डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस पर जरा थोड़ी सी खुल के बात करूंगा। मोर रिसेंटली पिछले 3-4 महीनों में टीवी, हमारे प्रिंट मीडिया में ऐसे अखबारात में ऐसे इश्तहारात आए हैं जहां पे डिस्क्रिमिनेशन की एक इंतहा देखी गई है। लिंक किया गया है मिनियल जॉब्स जो होती हैं उनको लिंक किया गया है कि इन जॉब्स के लिए सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ आवर प्रिंट मीडिया इन दिस टाइम एंड एज, जहाँ पे हर चीज़ पे एक चेक होता है, एक बैलेंस होता है। And I was amazed to see. Was this one, हमारे कोई मशहूर अखबारात में था? नाम ना लीजिएगा। फ्रंटलाइन जो आपके जो मेन स्ट्रीम आपका मीडिया है उसमें वो इश्तिहारात छपे हैं, और ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने इश्तिहारात दिए हैं कि जी हमारे पास ये जॉब्स हैं और इन जॉब्स के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही हम सिर्फ
लोगों को ले सकते हैं। ठीक है, तो इश्यूज हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप अगर एक और चीज़ देखें तो आई ओपनली से दिस कि जितनी आज़ादी हमें अपनी इबादत गाहों में जाने की यहाँ पे है, वो शायद हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पे शायद माइनॉरिटीज़ को उतनी नहीं है। सो देयर आर टू साइड्स ऑफ द पिक्चर। एक साइड पे हम देखते हैं कि आप क्रिसमस देख लें, ईस्टर देख लें, गली मोहल्ले में क्रिसमस के ईस्टर्स के प्रोग्राम हो रहे होते हैं, हम मनाते हैं, बल्कि we celebrated on our show as well। तो मतलब हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन अगर हम एक ख़ास तरफ देखें तो अभी भी शायद एजुकेशन की जो कमी है और मनहसिल कौम जो कमी है उसकी वजह से शायद माइनॉरिटीज़ कॉर्नर्ड नज़र आती हैं। अच्छा, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी कि आई थिंक वी हैव अ लॉट, क्योंकि मैं माई सेल्फ आई एम अ लॉयर, सो वी हैव these laws in place जहाँ पे ऐसी open discrimination आप नहीं कर सकते, and you can take steps to avoid or to sue such people जो इस तरह के इश्तिहारात देते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे ना एक check and balance का फुकदान है कि आपने वो जो ये इस तरह किस तरह गया ऐड या क्यों आया, या आगे इसके ऊपर जो है कोई स्टेप लिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि वी आर नॉट अलाउड। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की है कि हम जो है इस तरह की चीज़ों को जितना अवॉइड कर सके, पॉजिटिव या नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को, वो करें। लेकिन फिर भी होता है, जैसे मैंने कहा कि आप लॉज बना सकते हो, पॉलिसीज बना सकते हो, लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल पे आपकी सोच नहीं बदलते तो इस तरह की चीज़ें जो है माशरे में आती रहेंगी। आपने ये जो इबादत गाहों को भी मेंशन किया, आई थिंक बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, और मेरे अपने मोहल्ले में जो है एक चर्च है, एंड इट लुक्स लाइक अ सेक्रेड प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। तो जहाँ पे बुराइयां हैं वहाँ अच्छाइयाँ भी हैं। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गाना तो फिर बनता है, ऐसा ही है, ऐसा ही, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी। कल हमारे पास डॉक्टर सज्जाद आए थे, हमारे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, और यहाँ पर हमारे पास एक कपल भी आया था, और आप लोगों की इस शो के बाद हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं और बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। हम जो है सारी कॉल्स शायद अटेंड नहीं कर सकते, या हम लोगों के पास डिटेल्स लेने का टाइम नहीं होता। तो आपने एक काम करना है, मुझ पर मेहरबानी करनी है, हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, www.facebook.com महकती मॉर्निंग ऑफिशियल, और वहाँ जाकर अपनी जितनी क्वेरीज हैं, अपना नाम, जो आपसे डिटेल्स मांगी गई हैं, वो सब वहाँ पर सबमिट कराएं, और हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड हो चीज़ों का और हम आपको टाइमली जो है रिस्पॉन्स दे सकें। तो आपने ये करना है आज, ताकि हम आपसे इन टच हो सके जल्द से जल्द। अभी मैं जिनको दावत देना चाह रही हूँ, आई थिंक बुला लेना चाहिए मुझे, आइए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप देख ही रही हैं। ठीक, वैसे ठीक नजर नहीं आता है ऐसे लोग, मुझे तो लगता है मुझे तारुफ कराने की जरूरत ही नहीं होती है ना। नहीं करवाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कराऊंगी। मैं माइंड कर रही हूँ। नहीं, मैं नहीं कराऊंगी। आज मैं आपसे अंधों की तरह बात करूंगी और आज मैं आपका तारुफ नहीं कराऊंगी, है ऐसे? ठीक है, चले ठीक है, ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। आज हमारे यहाँ पर जुम्बा पायनियर जो है मिशेल अंसारी साहब हैं, ठीक है। मैं आपका पहला नाम हमेशा निकाल दूंगी, नसरुल्लाह मिशेल अंसारी साहब है हमारे साथ यहाँ पर। मजाक कर रही हूँ मैं। और आज आप गेस कर सकते हैं हम किस चीज पर जुम्बा करने वाले हैं? कर सकते हैं? खवातीन और छोटे छोटे, क्या बात है। माइक में बताया करो ना। काला किसको आता है वो स्टेप? एक काला चश्मा का फेमस स्टेप है ना, ये वाला किसको आता है? वो स्टेप है इसमें आज जुम्बा में कि नहीं है? हम कर रहे हैं, बिल्कुल होगा। तो अगर हम थोड़े से जो है स्टेप सिखा दें, और उसके बाद जो है मैं अपने यहाँ पर जो गेस्ट है ना उनको बैठे, तो इधर भी काले चश्मे हैं भाई, है यहाँ पर भी काले चश्मे हैं। आ जाइए प्लीज, आ जाइए। कितना नशा काले चश्मे का। सर आपको जहमत दूं मैं? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। मैं देखता हूं, करूं मैं आपके साथ ऐसा? अच्छा ओके जी, तो स्टेप्स बताइए। हम यहाँ से 1 and 2 3 4 डग डग बम, ये तो आसान है। ठीक है। फिर 1 and try and 1 2 डग डग बम and 1 and 2 and 3 4 डग डग बम। अब देखें यहाँ से, ये इसको फंकी आपने बनाना है। बेसिकली ये डांस मूव भी है और आपकी फिटनेस मूव भी है। अच्छा। ये आपके इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक्स काम है। 1 and 2 and 3 and 4। अब चंडीगढ़, क्योंकि सॉन्ग में आता है एक वर्ड चंडीगढ़। हाँ। चंडीगढ़ पंजाबियों का, और आपको पता है पंजाबियों का फिर भंगड़ा तो आपको पता है वो होता ही है। हाँ, तो ये मूव जो है वो चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही है। मेरी बहनों हील वालियों, आप लोग अपनी टांगें जो हील के साथ कर रहे हैं और जो घर पे भी हील के साथ करेंगे, वो सिर्फ ये मूव कर लें, ये वाली कर लें, वो आपका हो तो जाता है। लेकिन ये कि वो ये लेग मत उठाएं, क्योंकि हील के साथ तो गिर जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये अब काला चश्मा यहाँ से पकड़ें
और थोड़ा सा राउंड करके ऊपर आए। यस गुड। अब दूसरी साइड पे राउंड करें। यस 1 2 राउंड करके ऊपर आए। गुड, अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ से पकड़े 1 and 2 and डन डन। यस आउट आउट, और फिर यहाँ से ये देखिए कितना फंकी 1 and 2 and 3 and 4। गर्मी लग गई। यस अगेन फिर से 1 2 डम 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 और 1 and 2 and 3। ठीक है, बाकी मूव्स जो है वो इतनी बेसिक है कि आप यहाँ से डन 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 डन। ठीक है, अरे सही है, ठीक है। बहुत तो इजी हम मूव्स हैं, गाना बहुत फन है। और जो के लास्ट बारे वाला है, जो लास्ट वाला जिसपे 1 2 और 4th पे जाके है सब लोग बोलेंगे, आप लोगों की भी है निकलनी चाहिए, ठीक है? वो है आई जस्ट रियलाइज कि मैं पूरे गाने में ना पीछे भी काला चश्मा लगा के बैठी हुई थी। देख ले। अब मैं वापस आ गई उस सीन में, तो हम लोग फिर नहीं उतार सकते। और इन दोनों ने जो डांस किया ना आपके साथ, जिस तरह वो कभी आपने देखा है जो पीछे बैकअप डांसर्स होते हैं है ना, उन पे कभी किसी ने गौर किया? आज मैं आप लोगों को एक टास्क देती हूँ, जितने भी मशहूर गाने हैं ना उसमें आपने पीछे बैकअप डांसर्स को देखना है, ठीक है? और आपको ये दोनों याद आएंगे। सुंदर पता है कि इसमें हम पे ही गौर किया जा रहा होगा, है ना? खूबसूरत खवातीन जहाँ पर हो वहाँ पर फिर गौर तो उन्हीं पर होते हैं, ऐसा तो नहीं है। वैसे गौर काले चश्मे पे था। और नहीं, हमें बहुत बहुत ठीक है। अभी हम ब्रेक लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने एक और रूटीन जो है सबको सिखा दिए। तो हम मिलेंगे आपसे ब्रेक में। मैं चाहती हूँ सब एक साथ ग्लासेस पहने, ठीक है? ब्रेक उतारो ना, पहले सारे ग्लासेस उतारो। अच्छा, यहाँ से ठीक है, अब हम सारे एक साथ पहनेंगे और आपने ब्रेक ले लेनी है, ठीक है? Yes. 1 2 वाह जी, क्या बात है, इतनी खूबसूरत तस्वीरें, बहुत बहुत खूब। ये कहाँ की थी? अच्छा, सिर्फ रैम्प मॉडलिंग की है या फिर उसके लिए भी, शूट्स के लिए भी? नहीं, मैंने स्टिल भी किया है, रैम्प भी किया है। अच्छा, आसान क्या लगता है? रैम्प मॉडलिंग मैंने सुना है बहुत मुश्किल है। रैम्प बहुत मुश्किल है, स्टिल तो इजी है। लेकिन ये कि रैम्प मुश्किल है कि मुझे ज़्यादा, मैं इंजॉय करती हूँ रैम्प को। अच्छा, तो क्या वो जो हम देखते हैं कि रैम्प मॉडल बनने के लिए सर के ऊपर वो किताब बैलेंस करनी पड़ती है, पोस्चर सीधा रखना पड़ता है, इतनी लंबी लंबी हीलें पहननी पड़ती हैं, वो सब कुछ करना पड़ता है। और सबसे मुश्किल जब आप ब्राइडल वॉक कर रहे हो तो इतने हैवी आपको ड्रेसेस पहन के साथ हील को भी कैरी करना है, ज्वेलरी को कैरी करना है, और देखना भी बिल्कुल सामने है। तो ये कैसे हो जाता है? अच्छा, यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो मैंने भी एक फेल कोशिश की थी ब्राइडल को कैरी करने की। वो इतना खूबसूरत और इतना वजनी ड्रेस था कि उसके अंदर वो मॉडल लाइक वॉक करना तो बहुत ही मुश्किल था। तो मोर लाइक बतख वॉक हो गई थी। तो बड़ा मुश्किल होता है उसके अंदर वॉक करना। लोगों को लगता है इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, के मतलब मॉडलिंग कुछ नहीं यार, आप लोग जस्ट पाउट बना के खड़े हो जाना है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है, अच्छी खासी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। तो सीखा आपने किसी से? नहीं, खुद ही इन बिल्ट। क्या बात है भाई, इनबॉर्न टैलेंट जो होता है ना, ये भी बहुत ही जबरदस्त होता है। किसी दिन ना मैं आपको कंपाइलेशन दिखाऊंगी मॉडल्स के गिरने की रैंप पे, देखिए कभी। ये तो मेरे साथ भी एक दफा हो चुका है। गिर चुकी हो? गिरी नहीं हूँ, बस आई वॉज अबाउट टू फॉल, बस गिर जाने लगी थी। हाँ, मैं आके बिल्कुल फ्रंट पे मैंने आके पोजिंग करने लगी और साथ ही वहाँ पे आके मेरी हील फंसी और मैं सीधी नीचे जाने लगी, साथ ही रुक के पोजिंग कर ली उधर ही। और ये कि क्लैपिंग हो गई, लोगों ने कहा कि चलो हाँ चलो संभाल लिया। मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया। मैं आपको दिखाऊंगी एक वीडियो तो है, वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। वो बिल्कुल स्विमिंग पूल के बीच में जो है, मैंने देखिए वो मॉडलिंग हो रही है और वो आती है बड़े वो टशन से ना, एकदम से यू टर्न होती है और डायरेक्ट पानी के अंदर। जी बिल्कुल। तो इट्स नॉट ईजी, बहुत सारी जो है आपको मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है। हमारी बहुत प्यारी सी जो सिंगर है, इनको मैं कहूँगी आ जाए, एक हमें गाना सुना, और मैं चाहूँगी बहुत सारी तालियां हो जाए इनके अब्बा जी के लिए भी, जो यहाँ पर इस वक्त पियानो पे और उस वक्त से इतनी क्यूट सपोर्ट दे रहे हैं। नहीं स्केल पे गा लो, इस पे कर लो। और बहुत अच्छे खुद भी जो है ये सिंगर अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। बिल्कुल, 2 बार पाकिस्तान टीवी नेशनल से अवार्ड मिल चुका है। अवार्ड मिल चुका है, बहुत सारी तालियां हो जाए इनके लिए। चले जी, रेडी हैं?
शब के लिए आए हो बनके सहर शुक्रिया हो कहती है मेरी नजर शुक्रिया ओए होए होए दिल धड़के आहा अभी तक मेरा दिल है बेताब सा ये माना कि तुम सामने जलवागर मगर मुझको लगता है एक ख्वाब सा ओए होए होए पल भर में चाह के गमों से मुझे तूने किया बेखबर शुक्रिया ओ कहती है मेरी नजर शुक्रिया ओए होए होए दिल धड़के तुम ही हो मेरी रूह का जगा तुम ही हम सफर हो मेरे पार के ये माना कि तुम सामने जब मगर मुझको लगता है एक ख्वाब सा ओए होए होए चाह के गमों से मुझे तूने किया बेखबर शुक्रिया ओ कहती है मेरी नजर शुक्रिया ओए होए होए दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ कहती है मेरी नजर शुक्रिया ओ कहती है मेरी नजर शुक्रिया ओए होए होए दिल धड़के आहा वेरी नाइस, वेरी नाइस, स्पेशली द जो एंड में था ना, बहुत बहुत क्यूट था। नयरा ये जो रूना लैला जी ने जो गाना गाया है इसमें जो उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हैं माशाल्लाह इतने क्यूट एक्सप्रेशंस हैं, इतने क्यूट चंचल से जस्ट वो मतलब ट्राई कर सकते हैं, उस तक तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि उस टाइम पे जब उन लोगों ने अपने आप को मनवाया है उस टाइम पे ये साउंड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं होते थे, उन्होंने तो मतलब मोनो रिकॉर्डिंग्स में ही अपना काम दिखाया है प्रॉपर तरीके से। और अगर किसी को म्यूजिक सीखना है तो मुझे लगता है रूना जी के अलावा कोई ऐसा मतलब नहीं है, होल एकेडमी है उनकी वॉइस में। बिल्कुल इतना खूबसूरत गाती थी, उनका टोन माशाल्लाह इतना प्यारा माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अच्छा मैं जो है आपकी तरफ आऊंगी, आपको हमने वैसे एक एंटरटेनमेंट पैकेज भी साथ में दिया है ना, हम चाहते हैं कि हम सेलिब्रेशंस हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा नाच गाना भी हो, थोड़ी मौज मस्ती भी हो साथ साथ में। अच्छा मैं थोड़ी सीरियस बात पे दोबारा आऊंगी, जो माइनॉरिटीज का रोल है इस कम्युनिटी में आप क्या कहेंगे, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? Again, it's I would say it's a equal sort of a contribution. और अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो at the time of independence 1947 के बाद अगर हम देखें तो एजुकेशन में जो रोल नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज का था इन द फर्स्ट 25 or 30 years, it was only the मिशनरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने इस मुल्क को लीडरशिप दी, वेदर इट वाज सॉर्ट ऑफ कमिंग फ्रॉम विद इन द नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज और वेदर कमिंग फ्रॉम द वाइडर कम्युनिटी। जो आपकी जितनी आपकी लीडरशिप है, आप बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, आप जनरल मुशर्रफ को देख लें, आप इस तरह और जितने आप देखेंगे कि जो लोग जिन्होंने आके पाकिस्तान की क़यादत की, दे वर the products of missionary schools in Pakistan. बिल्कुल, तो it's a huge contribution. Convents जितने भी हैं exactly, आपके, हाँ, exactly. बिल्कुल ऐसा ही है. And I think अब पिछले कुछ 30-35 साल से जहाँ तक मैं देखता हूँ the role is diminishing a bit. और ये एक ख़ास मखसूस हालात, एक तो मैं ये कहूँगा कि जब हमारे इदारे नेशनलाइज कर लिए गए
उसके बाद रोल कुछ कम होता गया। फिर एक दौर आया जो 1977 के बाद का दौर है, उसमें माइनॉरिटीज़ का रोल जो है वो कदरे पीछे चला गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी फिर इस बात की ज़रूरत है कि वी आर ऑल इक्वल स्टेक होल्डर्स इन वॉट एवर हैपन्स इन पाकिस्तान। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि वी आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द इश्यूज ऑफ नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज, वी आर ऑल्सो लिंक्ड विद द रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। मैं ये उर्दू में भी बताना चाहूँगी कि हम लोग सिर्फ जो है माइनॉरिटीज़ के जो अक़लियत है उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे, या जो हम पॉलिसीज़ बनाते सिर्फ उनको इफेक्ट नहीं करती हैं, बल्कि ये जो है पूरा आपका जो रूल ऑफ लॉ है, इसको पता नहीं उर्दू में रूल ऑफ लॉ को क्या कहूँ, जो है इसकी बात हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल, और रूल ऑफ लॉ एक छोटी सी बात है कि आपका जो घर में इंसान आके सुबह कूड़ा उठा के लेके जाता है, उससे लेके जो आपके वज़ीर आज़म की सीट पर बैठता है, सबके लिए जो लॉ है वो एक जैसा है और सबकी पकड़ एक जैसी है। एक छोटी सी बात है, ठीक है। तो उसके बीच में माइनॉरिटीज़, रिलीजन्स का सब कुछ आ जाता है, और जब इस चीज़ की बात आती है तो सब इक्वल है बिफोर द लॉ। ये बात अगर समझ आ जाए ना हम सबको तो बहुत बड़ी बात होगी। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमारे पास टाइम जो है वो काफ़ी कम रह गया है। एक बात आपने की थी ब्रेक पे जाने से पहले, जिसको मैं बहुत दफ़ा रीअफर्म करूँगी, कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वेंट स्कूल्स था वो इतना अच्छा था, और वहाँ के जो पढ़े हुए बच्चे हैं, या वहाँ पे जो मैं कहती हूँ जो आपको तमीज़ सिखाई जाती थी, जो मैनर सिखाए जाते थे, जो रिस्पेक्ट सिखाई जाती थी, एक सीनियर जूनियर की, एक टीचर एक स्टूडेंट की आपस में किस तरह रहना है, जो टॉलरेंस आपको सिखाई जाती थी वहाँ पर, वो आई डोंट थिंक प्राइवेट स्कूल्स में उस तरह से, बिकॉज कसूर स्कूल्स का या टीचर्स का या प्रिंसिपल्स का नहीं है, कसूर उस माहौल का है कि वो अगर आपके पास नहीं होगा तो उस तरह नहीं होता। और वहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो हैं और बाकी स्कूल्स के पढ़े हुए, उनमें आपको बड़ा वाज़ेह डिफरेंस जो है वो नज़र आता है। तो आई डोंट नो कि वो प्रैक्टिस क्यों कम होगी, बड़ा अफसोस हुआ। बीच में तो एक यहाँ पे जो कॉन्वेंट था उसको आग भी लग गई थी, कुछ, वो दोबारा से जो है वो हो गया एंड एवरीथिंग। एंड आई नो सो मेनी पीपल जो वहाँ से पढ़े हैं, एंड सो मेनी पीपल हु हैव टॉट ओवर देयर, और मैं हमेशा उन्हें बड़े अच्छे अल्फाज में याद करती हूँ। तो दिस इज़ अ ट्रेंड दैट आई थिंक शुड हैव कंटिन्यूड, डोंट यू थिंक? मैं चाहूँगी आप यहाँ पर जो है एक रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी कम्युनिटी के, तो अगर आप कोई पैगाम देना चाहें अपनी कम्युनिटी को भी एंड देन द रेस्ट ऑफ द पीपल एज वेल। आई थिंक पाकिस्तानी होते हुए मेरा जो पैगाम है वो सारे पाकिस्तानियों के लिए। बिल्कुल। यस वी आर, आज 11 अगस्त है और इसकी एक सिग्निफिकेंस है कायद आज़म की स्पीच के साथ, बट वी हैव टू रिमेंबर कि अब से 2-3 दिनों बाद वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 14th of August, ठीक है, हमारा 69वां यौम आज़ादी है। अगर हम उसको ज़हन में रखें तो इस वक्त हम बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क बहुत बड़े चैलेंजेस का शिकार हैं, और हर तरफ से उन चैलेंजेस का हमें सामना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने इन चैलेंजेस का मुकाबला करना है तो फिर हमें रंग, नस्ल, मज़हब इनसे आज़ाद होकर सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोचना होगा। देखिए, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के मफादात अगर हम सेव कर सकते हैं तो फिर हमारे मफादात सेव होते हैं। हमारे अपने मफादात एक तरफ, लेकिन इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में आई थिंक सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल, हम सबको पाकिस्तानी होकर सोचना है और पाकिस्तानी होकर अमल करना है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। वी हैव टू स्टैंड फॉर ईच अदर, वी हैव टू फाइट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के साथ खड़े होके। और मैं समझता हूँ फिर ही, और वो एक मशहूर माकूला है कि ये नहीं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, लेट्स से कि हम पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। तो यही पैगाम है, एंड आई थिंक वी हैव टू स्टैंड टुगेदर, वी हैव टू बी यूनाइटेड, and we have to have a strong Pakistan. We have to have a strong, बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है जितने अच्छे अल्फाज में आपने इसको पोर्ट्रे किया मैं नहीं कर सकूंगी। टाइम जो है हमारा ख़त्म होता जा रहा है आज के दिन के हिसाब से, बल्कि मैं कहूँगी सिर्फ आज तो हमें ये रिमाइंडर मिलता है, हर दिन के हिसाब से नेशनल डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं हम लोग, एक कौम बन के इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हर रोज़ आप अकेले हैं, आपकी सोच है, अगर आपने कुछ बदलना है इस मुल्क में तो वो है आपकी सोच।
सोच मैं आपको जितने भी यहाँ पे पैगाम देती हूँ, जो भी यहाँ पे हम लोग सेगमेंट्स करते हैं, जिन भी लोगों को इनवाइट करते हैं, हम जो बात करते हैं, जब तक आपकी अपनी सोच, अपना रवैया नहीं बदलेगा, तब तक जो है आप एज अ कॉम चेंज नहीं हो सकते। तो मेरा आपके लिए यही पैगाम है। बहुत पेट्रियाटिक स्पिरिट है इस वक्त एयर में, तो मैं कहूँगी प्लीज़ पाकिस्तान को पहले रखिए। अगर आप हैं पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान हमारे लिए हमेशा रहेगा। इसी पैगाम के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है जश्न आज़ादी का प्रोग्राम हम आपके लिए कल लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होने वाला है और हम मिलकर मनाएंगे यहाँ पर पाकिस्तान डे। तो मैं चाहूँगी सब जो हैं मुझे कल कॉल भी करें, मेरे साथ कॉन्टैक्ट में भी रहें। आज का शो जो है वो रैप करेंगी हमारी ये प्यारी सी सिंगर एक खूबसूरत से मिली नगमे के साथ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सुहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सुहनी धरती हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान